अस्सलाम वालेकुम। अभी एक आजकल बहुत मसला चल रहा है जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का, और उनकी जायदाद के सिलसिले में जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, मैं कुछ मालूमात बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो जायदाद जिसके ऊपर इशू चल रहा है और वो जायदाद कौन कौन सी है और उसकी क्या वैल्यू है। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की जायदाद की कहानी, तो मैं इसको एक तरीके से नाजायज़ जायदाद भी बोलूँगा, क्योंकि पहले तो नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन अब इस वजह से बोलेंगे, क्योंकि जब इनसे पहले तो पूछा गया तो इन लोगों ने उसका डिफेंड करने की जगह कि भाई बताए, जैसे प्रॉपर होती है, अगर मेरी एक जायदाद है मुझसे पूछा जाए कि भाई आपने कैसे बनाई है, तो मैं उनको डिफाइन करूँगा, मैंने ऐसे बनाई है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, यहाँ से पैसा है ये। लेकिन इनको उसको बताने की जगह, अपनी जायदाद को जो है वो जायज़ है, डिफेंड करने की जगह शोर शराबा मचाया हुआ है, और जो कमेटी है और उल्टा जो उनसे ये सवाल कर रही है उसी पे एतराज़ उठाए जा रहे हैं। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस केस को डील कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फुल फेवर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को ही देना चाह रही है। और वो जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के तहत, और जो उनसे पूछा जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि भाई उनसे नहीं पूछा जाए, जो सीधा सीधा हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है अगर आप उनका केस की हियरिंग भी सुने, और जिस तरीके से जज साहब बात कर रहे हैं, और जस्टिस फ़ायद ईसा साहब के जैसे बयान आ रहे हैं, और अभी जैसे चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है इनके हक़ में, और जो बेंच जो बना है उसको, तो इससे तो ऐसा ही एक सामने नज़र आ रहा है। लेकिन चलें, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की जायदाद की कहानी कुछ ऐसी है कि वज़ीर आज़म का असासा बाजियाबी यूनिट है, उसमें एक शहरी जो थे, अब्दुल वहीद डोगर नाम था उनका, उन्होंने शिकायत जमा करवाई कि तीन जज साहिबान, तीन हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनका काम है इंसाफ देना और लोगों की मदद करना, वो उनके बैरून मुल्क जायदाद बनी हुई हैं। अच्छा, जायदादें कुछ इस तरीके से हैं। जब उनकी तहकीकात शुरू करवाई तो 28 रोज़ में ये कुछ हक़ाइक़ सामने आए, जिनसे तौसीक़ हुई उनकी जायदादों की, कि लंदन हाई कमीशन से सर्टिफाइड कागजात मंगवाए गए जब तहकीकात हुई, और लैंड रजिस्ट्री से सरकारी सर्टिफाइड नकूल हासिल करी गई, और नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाने के बाद जब ये एफबीआर से मालूम करवाया गया तो पता चला कि जायदादें ज़ाहिर ही नहीं की गई। मतलब ये जब बाहर से इन लोगों ने सारी उन जायदादों की इंफॉर्मेशन मंगवाई, और जब एफबीआर के पास लेके गया कि ये जायदादें आपके पास हैं, ये शो करवाई गई हैं, ये तो पता चला कि वो वाली जायदादें एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाई गई। अच्छा, ये जायदादें कौन सी हैं? ये तीन जायदादें हैं। एक है 4 DLE 11 44 ओकडेल रोड लंदन, जिसकी मलकियत है जरीना कोसो और अरसलान ईसा साहब के अंडर। सही है। और ये जायदाद 28 जून 2013 को 2,70,000 पाउंड में खरीदी गई, 2,70,000 पाउंड, और ये 2013 की बात कर रहे हैं। और इसके बाद 5 NW10E 90 एडलाइड रोड लंदन मलकियत है, जो जज साहब की एहलिया और बेटी के नाम पे है, जो 27 मार्च 2013 को ली गई, और उसकी वैल्यू जो है बताई गई है 2,45,000 पाउंड की ख़रीदी गई। मतलब ये अभी करंट नहीं है, उस टाइम पे 2,45,000 पाउंड की ख़रीदी गई है, और 3 अप्रैल 2013 को रजिस्टर की गई वहीं पे लंदन में। तीसरी जायदाद जो है वो है 2AN 2W50 पोस्टस कोड कैंडल स्ट्रीट लंदन। ये मलकियत जो है, इसकी जो मलकियत है इस जायदाद की, वो जज साहब की एहलिया और बेटी के नाम पे है। मतलब ये लीज़ पे ली गई है, और इसकी जो मौजूदा वैल्यू है वो 6 लाख पाउंड है। 6 लाख पाउंड इसकी मौजूदा वैल्यू है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो बोलता है, और फाइनेंस एक्ट कहता है कि ये जायदादें डिक्लेयर करनी चाहिए, इतनी बड़ी जो जायदादें हैं ये डिक्लेयर होनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फाइनेंस एक्ट, हमारे मुल्क का कानून जो है इनकम टैक्स का, ऑर्डिनेंस का और फाइनेंस एक्ट, ये कहता है कि इतनी बड़ी जो जायदादें हैं, इतनी बड़ी वैल्यू की जायदादें वो डिक्लेयर होनी चाहिए। जो एफबीआर के पास जब ये पहुंची, बाहर से लंदन से सारा रिकॉर्ड लेके पहुंचा गया, तो ये उनके पास डिक्लेयर नहीं थी। लेकिन और इसमें देखेंगे जज साहब की
एहलिया और बच्चों के असासे ज़ाहिर ना किए, बल्कि अब एहलिया ने 2014 में जो टैक्स डिक्लेरेशन जमा करवाई उसमें भी ये जायदादें ज़ाहिर ना की, क्योंकि ये जायदादें 2013 की बनी हुई थी। तो 2014 में जो इन्होंने टैक्स डिक्लेयर इनकी एहलिया ने करवाया, जो इनके नाम पर जायदादें थी, तो ये उन्होंने उसमें डिक्लेयर नहीं की जो डिक्लेयर करना बनती थी। एक चीफ जस्टिस, एक मौजूद जज, जिनका काम है इंसाफ देना, जिनका काम है इंसाफ पे अमल दरामद करवाना और कानून पे अमल दरामद करवाना, वो अपनी बेगम को ही कानून पे अमल दरामद करवाने से ना करवा पाए, तो अब समझ से बाहर है। क्या कह सकते हैं। सवाल ये भी है कि जब ये असासे ख़रीदे गए तब औलाद बालिग और इस काबिल थी कि ये सब खरीद सकती थी। कि अगर ये बोला जाए कि जैसे हमारा कि भाई हमारी औलाद है, उन्होंने बाहर काम किया और उन्होंने ख़रीदा, तो फिर ये पहले सवाल बनता है। सवाल ये भी है कि जज साहब की बेगम तो बहुत पहले से काम करती रही होंगी। क्या ये अजीब इत्तेफाक है कि जो जैसे बोला कि भाई मेरी बेगम भी काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उन्होंने अपने पैसों से, अपने काम करने से जो बाहर वर्क किया है उसके थ्रू उन्होंने ये बनाया है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि जायदाद उस वक्त बनी जब आप चीफ जस्टिस बने। ये जायदाद पहले की नहीं बनी, जायदाद तब बनी जब ये चीफ जस्टिस बने। पाकिस्तान से कई बच्चे लंदन पढ़ने जाते हैं। उस आपके बच्चे ये भी पूछना पड़ेगा कि जज साहब आपके बच्चों की कोई उम्रें भी ज़्यादा नहीं जो एक तवील अरसे तक पढ़ते ही हुए काम भी करते रहे और इतनी बचत भी कर ली कि जायदादें भी ख़रीदें। अब ये भी हैरानी की बात है। चलें भाई, आपके बच्चे बहुत इतनी उम्र तो नहीं है भाई पढ़ने गए लंदन में। ये कि इतनी जो महंगी जायदादें, या तो बहुत अरसे से लंदन में थे और लगातार जमा कर रहे थे और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया सेव करके रख रहे थे, फिर जाके इन्होंने ये ख़रीदी। तो ऐसा भी नहीं है कोई आपके बच्चों की इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है। वरना इस तरीके से जो भी हमारे यहाँ से पाकिस्तान से लंदन पढ़ने जाते हैं या बाहर मुल्क पढ़ने जाते हैं, उनकी भी इतनी इतनी जायदादें बनी हुई हों वहाँ पे। और पढ़ाई में ही वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में ही पार्ट टाइम जॉब करके, क्योंकि फुल टाइम तो बड़ी मुश्किल होती है। चलें मान लीजिए फुल टाइम भी वो कर रहे थे, कहीं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो पॉसिबल नहीं है, तो वो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ले। फिर इस तरीके से ये है कि हर बंदा अपने बच्चों को बस बाहर करे और बस वो पढ़ाई के टाइम पे इतनी जायदादें बना ले और बस फिर ज़िंदगी भर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी देखना होगा कि इस अरसे में आपने केस कौन कौन से फैसले किए। जाहिर सी बात है कि जिस अरसे में आपकी जायदाद बनी है, तो अब ये तो चेक करना पड़ेगा कि इतने से अरसे में, 2013 के अरसे में जब आपने इतनी जायदादें जो बना ली हैं, तो कौन कौन से केस आपने लड़े हैं, ये भी चेक करना पड़ेगा कि जिनसे इतनी आमद हो सकती है कि आप ये जायदादें बना सकते हैं। और 2009 से 2015 तक के तमाम फैसलों को भी परखने की ज़रूरत है जो इनका टेन्योर है। काजी फ़ायद ईसा और इनके जो हामी वकला हैं, अब वो ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप ये मैं देख रहा हूँ ये जो मीडिया में आ रहा है, वकला जो इसके जो हैं, उनके जो साथी वकला हैं और जज साहब भी हैं, जैसे ये अपने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, वैसे तो उन्हें किसी ख़त लिखने का याद नहीं आया बेंच को। ये अपना सानिया मॉडल टाउन के सिलसिले में और ये बल्दिया टाउन के वाक़ये में, जिसमें आम लोग इतनी बेदर्दी से मरे, कभी उनको तो ख़त लिखने का नहीं आया कि भाई इंसाफ करो, फैसले सामने लाओ, क्या किया क्या नहीं किया, उनको इंसाफ मिला नहीं मिला, उनको तो ख़त लिखने का नहीं आया। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए उन्होंने ख़त लिख लिया जिनकी 3 जायदादों का सवाल हो रहा है उनसे। और बोलना ये चाहिए कि जब कुछ गलत नहीं है तो ये उनके लिए सुरखरू होने का बहुत अच्छा मौका है। तमाम कौम के सामने आप अपना एतमाद बढ़ा सकते हैं ना। जज साहब है, अपना एतमाद बढ़ा सकते हैं, सुरखरू हो के आ सकते हैं, क्योंकि अदालत भी इनकी है, जज भी आपके हैं, वकील भी आपके हैं, जायदादें भी आपकी हैं, सबूत भी आपके पास हैं, भरपूर दिफा का मौका भी है आपके पास। इससे बेहतर मौका इनके पास तो मुयसर नहीं है। जब सारी चीज़ें आपकी हैं तो आप बता दें क्या मसला है। जिसकी ये जायदादें हैं, ये 3 हैं, इस तरीके से बनी है और ये इसकी मनी ट्रेल है, क्या मसला है। अगर प्रॉपर तरीके से बनी है तो आपको तो कोई मसला नहीं है। और ये भी बता दें कि भाई ये असासे आपकी बेगम ने क्यों नहीं डिक्लेयर किए, जो डिक्लेयर करना बनते हैं करते थे, जो डिक्लेयर नहीं कर रही इतनी बड़ी बड़ी। मतलब आपकी बेगम ने और आपके बच्चों के नाम पे इतने बड़ी बड़ी जायदादें बनी हुई हैं और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना अर्से से आपको बिल्कुल मालूम ही नहीं हो। और मालूम था तो
आपने उनको कानून पर अमल करने की, जो कानून है जिसमें डिक्लेयर करवाना चाहिए जाता था, तो आपने उन्हें अमल करने का क्यों नहीं बोला? आप तो एक जज थे। इससे बेहतर मौका मौसर वैसे इनके पास नहीं है। ये अब शोर शराबा करने से अच्छा है कि ये अपना केस लड़ें। सही है। जैसे एक नॉर्मल हमारा पाकिस्तानी है ना, जब कोर्ट में जाता है, जब इन लोगों के सामने हाजिर होता है और यहाँ अदालतों में जाता है, तो अपना केस लड़ता है। सही है ना। वो ख्वार होता है, परेशान होता है, अजियत सहता है, उसके बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिलता। आप लोगों को तो पहले से ही इतने सपोर्टर हैं, आपके तो सुप्रीम कोर्ट में भी सपोर्टर हैं जज, आपके तो वकील भी इतने सपोर्टर हैं, आप लोगों को तो समझे कानून ही आप लोगों का है। यही बोल सकते हैं। तो आप या तो फिर ये बोल लेते हैं कि आपको कोई, आप सीधे सीधे बोलें कि भाई हम लोग अलग हैं, आम पाकिस्तानियों से अलग हैं, आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, आप हमें पूछताछ नहीं कर सकते, आप हमें अदालत में नहीं बुला सकते। वो सिर्फ जो नीचे गरीब और निचले जो तबके के जो पाकिस्तानी हैं, जो आम आवाम है, ये सिर्फ उनका काम है कि वो अदालतों में जाएँ, धक्के खाएँ और पारों जवाब दें। आप लोगों का काम नहीं है। या तो ये बोल दें ताकि सारों को तसल्ली भी हो जाए, फिर वो आपको तंग भी नहीं करेंगे। चला सही है, आप ऊपर से आए हैं, आप लोग कोई ख़ास हैं, फरिश्ते हैं, आप कोई अलग मखलूक है जिनका पूछा नहीं जा सकता, सवाल नहीं किया जा सकता, इनको अदालत नहीं बुलाया जा सकता, जिनकी जायदादों को हमसे सवाल नहीं किया जा सकता। ये है सामने सारी हकीकत। और ये वीडियो बनाने का मकसद है ताकि लोगों को इससे पता चले कि जो जायदादें हैं जिनके ऊपर ये केस हो रहा है वो कौन सी हैं, असल क्या मसला है, उनकी वर्थ क्या है। और ये कोई छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जिनके ऊपर सवाल किया जा रहा है और जिसको ऐसी नज़रअंदाज कर दिया जाए शोर शराबा करने से, जस्टिस फ़ायज़ साहब के, सुप्रीम कोर्ट के जजिस के उनका साथ देने से और वकीलों के शोर शराबा करने से इसको साइड पर कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आम आवाम है, देख रही है कि जो इंसाफ करने वाले हैं, जो हमारे बैठे हुए हैं, तो उनका ख़ुद का म्यार क्या है, उनको अंदाज़ा और होगा इससे बेहतर। बाकी फैसला आप लोगों के ऊपर है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।